दोस्तों, उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन के पीछे किसी बर्फीली सुई की तरह चुभ रही थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा से सड़े हुए मोगरे के फूलों की एक अजीब सी गंध गहरा रही थी। तुम यह क्या देख रहे हो बेटा? चौकीदार की आवाज ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था। वो बूढ़ा आदमी अपनी एक आंख सिकोड़कर मुझे देख रहा था। उसके हाथ में मौजूद पुरानी टॉर्च, उसकी रोशनी मेरे चेहरे पर नाच रही थी। कुछ नहीं काका, बस मेरा सामान में सेट कर रहा था। मैंने अपनी तेज होती धड़कनों को काबू में करते हुए कहा, ये कमरा इतना ठंडा क्यों है मुझे पता नहीं चल रहा। बाहर तो काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ ठंडी क्यों? एसी भी नहीं है। चौकीदार ने कमरे के भीतर झांका तो उसकी नज़र फर्श पर बने उस काले धब्बे पर टिकी थी जिसे मैंने अभी अभी कालीन से ढकने की कोशिश की थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे फुसफुसाया, ठंडक ज़मीन से नहीं आती राहुल, आपको पता है, यादों से आती है। ये जो हुआ उसके बाद ये दीवार कभी गर्म नहीं हुई। आप नेहा की बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरा स्वर थोड़ा धीमा हो गया था। लोग कहते हैं उसने पंखे से लटक कर जान दे दी थी। बूढ़े ने थूक कटका, पर पंखा आज भी वैसे ही चलता है जैसे उस रात चल रहा था। बस हवा अब भारी हो गई है। अगर मेरी मानो तो सूरज ढलने के बाद आईने की तरफ कभी मत देखना। क्यों? आईने में ऐसा क्या है? मैंने पूछा। उसने रहस्यमय अंदाज में कहा और बिना कुछ और बोले अंधेरे गलियारे में ऑयल एकदम से ओझल हो गया था। मैंने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। रात के 11 बज रहे थे। ये पुराना अपार्टमेंट ब्लॉक जिसे शांति निवास कहा जाता था, किसी कब्रिस्तान में जैसा खामोश था। मुझे ये कमरा बहुत सस्ते में मिल गया था और ये एक संघर्ष लेखक के लिए है। यही सबसे बड़ी बात थी कि लेकिन अब यहाँ की हवा मुझे घुटन दे रही थी। मैं बाथरूम में गया और जैसे ही नल खोला, पानी की जगह कुछ सेकंड के लिए गाढ़ा लाल सा तरल निकलने लगा। मेरी चीख गले में फंस गई। मैंने आंखें झपकाई और पानी फिर से साफ हो गया। सिर्फ जंग है राहुल, शांत हो जा, मैंने खुद से कहा। तभी बेडरूम से एक आवाज़ आई, सर सर करती हुई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घसीटती जा रही हो। मैं दबे पांव कमरे में पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर भाप जमी थी, जबकि बाहर कोई कोहरा ही नहीं था। उस भाप पर उंगलियां से कुछ लिखा हुआ था। मुझे मदद चाहिए, कौन है यहाँ? मैं जोर से चिल्लाया। मेरा गला सूख रहा था। अमित, क्या तुम हो? अमित नेहा का बॉयफ्रेंड था, जिसे मैं एक बार नीचे पार्किंग में मिला था। वह अब भी इसी बिल्डिंग के दूसरे विंग में रहता था। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि नेहा पागल थी और उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर दी थी। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से एक नीली रोशनी निकली और हवा का तापमान एकदम गिर गया। मेरी हड्डियों के भीतर तक कंपन होने लगी थी। अब मैं क्या करूं? ये नेहा है? मैं एकदम स्वर में कांप रहा था। हवा में एक फुसफुसाहट जोर से गूंजी, जैसे हजारों मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हो। धोखा, उसने मुझे मारा। राहुल, मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। मेरा हाथ दीवार पर लगे आईने से टकराया। जैसे ही मेरी नज़र आईने पर पड़ी, मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी गर्दन की एक तरफ झुकी हुई थी जैसे एकदम टूट गई हो, और उसकी आंखें, वे सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिससे खून की बूंदें टपक रही थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी त्वचा पीली और गल चुकी थी, जगह जगह से मांस लटका हुआ था। सच ऐसा देखो कि उसकी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग की ओर बढ़ रही थी, और अचानक मेरे सामने के दृश्य पूरे बदलने लगे थे। मैं अब अपने कमरे में नहीं था, मैं 1 साल पीछे चला गया था। कमरा वही था, लेकिन सजा हुआ था। नेहा बेड पर बैठी थी, सुंदर और जीवित। दरवाज़ा खुला और अमित अंदर आया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, आंखों में एकदम सी वहशियत जैसी उसकी चाल थी। अमित, तुम फिर पीकर आए हो? नेहा की आवाज़ में डर और निराशा थी। चुप रहो नेहा, मुझे उपदेश मत दो। अमित की आवाज़ भारी और हिंसक थी। उसने नेहा को बालों को पकड़ा और बेड पर पटक दिया। वह चीखती रही, लेकिन अमित ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह उसके कपड़े फाड़ने लगा।
यहाँ दृश्य अत्यंत एकदम हिंसक और शारीरिक हो गया था। अमित की उंगलियां नेहा की कोमल त्वचा में गड़ रही थी, जैसे कि वैसे पकड़ी हो। वह उसके शरीर को किसी जानवर की तरह नोच रहा था। नेहा का जिस्म दर्द से तड़पने लगा। उसकी जांघों के बीच से खून की लकीरें बहने लगी थी जब अमित ने बिना किसी दया के उसके साथ जबरदस्ती की। प्लीज अमित, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। नेहा सिसक रही थी, उसकी आवाज घुट रही थी। अमित की सांसें तेज होने लगी। वो नेहा के गले को बीसते हुए उसके ऊपर बुरी तरह झूल रहा था। पसीने और खून की गंध कमरे में पूरी फैल गई थी। अमित ने नेहा के चेहरे पर थप्पड़ मारा जोर से। उसकी नाजुक अंगों को क्रूरता से मसला। उसके लीन के धक्के नेहा के शरीर को हिला रहे थे। हर प्रहार के साथ नेहा के मुंह से दर्द भरी कराह निकल रही थी। हवा में शरीर के टकराने की चप की आवाजें गूंज रही थी। अमित ने अपनी पूरी ताकत से उसके अंदर प्रवेश कर दिया, जिससे नेहा की चीख उसके मुंह के भीतर दम दब गई थी। जब अमित का काम पूरा हुआ, वो हाँफते हुए अलग हट गया। नेहा बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसके गुप्तांगों से खून और वीडियो का मिश्रण रिस रहा था। तुम एक जानवर हो, नेहा ने फटी आवाज में कहा। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। मैं सबको बताने वाली हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अमित की आंखें लाल होने लगी थी। तुम कहीं नहीं जाओगी। उनसे कोने में पड़ी एक नायलॉन की रस्सी उठाई और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उसे फिर से दबोच लिया। उसे रस्सी का फंदा बांधा और नेहा की गर्दन में डाल दिया। नेहा के पैर हवा में छटपटाने लगे थे। उसकी जीभ बाहर निकल आई और उसकी आंखें बाहर की ओर उबल पड़ी। अमित ने उसे तब तक दबाए रखा जब तक उसकी धड़कनें बंद नहीं हो गई। फिर उसने उसे पंखे से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या लगे। दृश्य अचानक गायब हो गया। मैं वापस अपने ठंडे कमरे में था। फर्श पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो गई। राहुल, क्या तुम अंदर हो? ये अमित की आवाज़ थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसे पता चल गया था कि मैं सच जान गया हूँ? मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अमित बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही दरिंदगी थी जो मैंने अभी अभी देखी थी। मैंने शोर सुना। क्या सब ठीक है? अमित ने अंदर झांकते हुए पूछा था। हाँ, बस एक बुरा सपना था यार, मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा। बुरा सपना या नेहा? अमित कमरे के अंदर घुस आया। चौकीदार बुढ़ऊ बहुत बकवास करता है। मुझे लगा कहीं उसने तुम्हें डरा तो नहीं दिया है ना, इसके लिए मुझे तुम्हारे कमरे में आना पड़ा। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया, ठीक उसी जगह जहां उसने नेहा को मारा था। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। जोर जोर से टिमटिमाना शुरू भी कर दिया। यह बहुत ठंड है, अमित ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए कहा। शायद नेहा को भी ऐसी ही ठंड लगी होगी जब तुमने उसकी गर्दन पर रस्सी कसी थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में एक देखते हुए ऐसा बोल दिया। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने देखा अमित, सब कुछ। तुमने उसे कैसे नोचा था, कैसे उसका बलात्कार किया था और फिर कैसे उसे मार डाला। मेरा स्वर अभी स्थिर और भारी था। अमित ने एक डरावनी हंसी। जो तुम्हें लगता है कि एक भूतिया कहानी सुनाकर तुम मुझे डरा दोगे? पुलिस मेरी बात मानेगी, तुम्हारी नहीं। नेहा पागल थी, सब ये जानते हैं। उसने अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। ऐसा लगता है उस कमरे को एक और आत्महत्या की ज़रूरत है। बहुत एक सन्नाटा छा गया था दोनों के बीच में। वह मेरी ओर बढ़ा, लेकिन तभी कमरे का तापमान शून्य से नीचे चला गया। दीवारों से काला तरल बहने लगा। ये क्या हो रहा है? अमित जोर जोर से चिल्लाया। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। आईना अचानक जोर से टूट गया और उसके टुकड़े अमित की ओर उड़ने लगे। एक टुकड़ा उसके गले को चीरते हुए निकल गया। अमित एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ को चारों तरफ से आने लगी। कमरे के पंखे से एक फंदा अपने आप नीचे गिरा। नेहा की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी। उसकी कटी हुई गर्दन से काला खून अमित के चेहरे पर टपक रहा था। नहीं, तुम मर चुकी हो, तुम यहाँ नहीं हो सकती, अमित ने ऐसा कहा।
पागलों की तरह चाकू हवा में चलाने लगा। मैं मर चुकी हूँ अमित, लेकिन मेरा दर्द जिंदा है। नेहा की आत्मा ने उसे अपने अदृश्य हाथों से जकड़ लिया था। अमित का शरीर हवा में उठने लगा। वो अपना गला पकड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें खौफ से फटने लगी। राहुल, मुझे बचाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं कबूल करता हूँ, मैंने उसे मारा था। अमित जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कूट रही थी, जरा भी निकल नहीं रही थी। मैं बस वहीं खड़ा देखता रहा। न्याय हो रहा था। नेहा की आत्मा ने अमित को जोर जोर से दीवार पर दे मारा। कमरे का फर्नीचर अपने आप हिलने लगा था। अलमारी के दरवाजे अमित के हाथों पर जोर जोर से बजने लगे थे। उसकी उंगलियों की हड्डियां टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बहुत बहुत नेहा ने उसके अत्याचार से उसे मारा था। तुमने मुझे तड़पाया था अमित, अब तुम्हारी बारी है। नेहा ने अपना विकृत चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आई। उसने अपने लंबे काले नाखून अमित के सीने में गाड़ दिए। अमित की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी, लेकिन कोई नहीं आया। चौकीदार शायद नीचे बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। नेहा ने अमित को फर्श पर पटक दिया। अमित रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन फर्श की लकड़ी के तख्ते अपने आप ऊपर उठ गए थे और उसने अमित के पैरों को जकड़ लिया था। अमित का शरीर अब उसी स्थिति में था जिसमें उसने नेहा को वहां छोड़ दिया था, नग्न हालत में, लहूलुहान और अपमानित में। नेहा की रूह ने अमित को गुप्त अंगों पर अपने बर्फीले हाथों से वार किए, जिससे वह दर्द से दोहरा गया। वह खून की उल्टियां करने लगा। मदद करो राहुल, मुझे माफ़ कर दो, वह गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, माफ़ी मुझसे नहीं मांगो यार, उससे मांगो जिसका जीवन तुमने छीना है। नेहा ने आखिरी बार अमित की गर्दन को अपनी रूहानी बाहों में लपेट लिया। अमित के शरीर में एक तेज झटका लगा। उसके पैरों ने आखिरी बार जमीन को छू लिया और फिर वह शांत हो गया। उसकी लाश उसी जगह पर पड़ी थी जहां कभी नेहा की लाश मिली थी। जैसे ही अमित की जान निकली, कमरे का माहौल बदल गया। टिमटिमाती लाइटें स्थिर हो गई। दीवारों का काला तरल गायब हो गया। हवा की वह संडा एक मीठी मोगरे की खुशबू में बदल गई। बहुत सब चेंज हो गया था दोस्तों। नेहा मेरे सामने खड़ी थी। अब वह डरावनी नहीं थी, वह वही सुंदर नेहा थी जिसे मैंने फ्लैशबैक में देखा था। उसकी आंखों में अब शांति थी। शुक्रिया राहुल, उसने मुझे धीरे से कहा। अब मैं जा सकती हूँ, मेरा बदला पूरा हो चुका है। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब पुलिस आई तो उन्होंने अमित की लाश को दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत को करार दिया, क्योंकि शरीर पर कोई बाहरी निशान नहीं थे सिवाय उन गहरी खरोचों के जो किसी इंसान के नाखूनों से मुमकिन नहीं थी। मैं अब उस अपार्टमेंट से अपना सामान बांधकर बाहर निकल रहा था। चौकीदार गेट पर खड़ा मुझे देख रहा था। बोला कि जा रहे हो बेटा, उसने मुझे पूछा। तो मैंने कहा हाँ काका, मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हो गया, मैंने जवाब दिया। वो खुश है अब। बूढ़े की आवाज़ में एक अजीब सी तसल्ली थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब मैं अपने टैक्सी में बैठा और पीछे मुड़कर शांति निवास की उसी खिड़की की ओर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। बस खिड़की का पर्दा धीरे से हिला, जैसे कोई विदा कह रहा हो। सच्चाई हमेशा सामने आती है दोस्तों, चाहे वह कब्र के नीचे भी दबी क्यों ना हो, दीवारों के पीछे भी क्यों ना हो। नेहा अब आज़ाद थी और मैं अब अपनी अगली कहानी के लिए तैयार था। टैक्सी मैंने अपनी आगे बढ़ गई और वह पुरानी बिल्डिंग अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन उस रात की गूंज मेरे चैन में हमेशा के लिए बस गई थी। जब मैं अपने नए घर पहुंचा तो मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने आईना देखा तो मुझे अपनी आंखों के पीछे नेहा की मुस्कुराहट की हल्की सी झलक दिखाई दी। शायद वह पूरी तरह नहीं गई थी, या शायद उसने मुझ में अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था। मैंने कलम उठाई और कागज़ पर लिखना शुरू कर दिया था। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर नहीं थी, फिर भी मुझे घुटन महसूस हो रही थी। कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन न्याय की वह ठंडक आज भी मेरी रूह में बसी है दोस्तों। हर बार जब रात होती है और हवा चलती है तो मुझे याद आता है कि कुछ राज कभी नहीं मरते, वे बस सिर्फ इंतज़ार करते हैं। बिल्डिंग का वह कमरा अब भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था।
लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ रात में किसी के चलने की आवाज़ें आती है, लेकिन अब वह आवाज़ डराती नहीं बल्कि एक सुकून देती है, जैसे कोई अपने घर में शांति से रह रहा हो। अमित के जाने के बाद पुलिस को उसकी अलमारी से एक डायरी मिल गई थी। वो डायरी में जिसमें उसने नेहा के साथ की अपनी हर हैवानियत का जिक्र किया था। तो पुलिस भी काफ़ी गुस्से में आ गई थी। वह डायरी मेरे द्वारा दी गई थी जानकारी के आधार पर खोजी गई थी। दुनिया के लिए अमित एक अपराधी के रूप में मरा और नेहा को वह इंसाफ मिल गया था। उसकी वह हकदार थी। मैंने अपनी खिड़की खोली और ताज़ी हवा में मैंने सांस ली। आज भी मोगरे की खुशबू फिर से आ रही थी, लेकिन इस बार इसमें दर्द नहीं, सिर्फ शांति थी। रात गहरी होती जा रही थी और मैं अपने शब्दों के साथ अकेला था, वह जानते हुए कि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं बल्कि अमर होने के लिए लिखी जाती है। दोस्तों, मैंने लाइट बंद की और सोने चला गया। इस बार मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अलविदा राहुल। और उस रात पहली बार शांति निवास वाकई में शांत था। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, मैंने आपको लास्ट मैंने अभी जो कहानी बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो भी कमेंट करो, अगर ना अच्छी लगे तो भी कमेंट करो। अगर आपने मुझे कमेंट किए तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर ये कहानी मैंने आज बनाई है, क्योंकि ये कहानी मैंने पहले सुनी, पहले मैंने पढ़ी, फिर बाद में मैंने आपके साथ शेयर की है और मैंने ये कहानी सुनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मैंने आपको बोला लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट में मुझे अच्छी या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट आपको लगे वो मुझे कमेंट करो, तो मुझे ही पता होगा कि अगर मुझे कहानी कैसी लानी है। तो दोस्तों, चलो आपका टाइम वेस्ट ना करें तो भी मिलते हैं मैं दूसरी कहानी में। गुड बाय।